आज हिंदी कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड की आपको काव्य खंड से फिर से आपको लिए चलते हैं और ये काव्य खंड है, ध्यान रखेंगे इसको। ये काव्य खंड है, ये आपकी आखिरी कविता है इस चैप्टर इस किताब से, बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा गोधुली से। ये आपकी आखिरी कविता है, अक्षर ज्ञान। तो ये आप इस कविता का नाम है अक्षर ज्ञान, जिसको लिखा गया है अनामिका के द्वारा। तो संक्षिप्त जीवनी भी जान लें अनामिका का। और हम फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जब भी पढ़ाई हो रही हो किताब आप अपने पास रखें, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। मैं किताब रखने के लिए बार बार इसलिए कहता रहा हूँ पहले से भी कि हो सकता है मेरी लिखावट, मेरे अक्षर आपको ना दिख पाए, तो आप किताब में पास में रखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या दिख भी रहा हो तो फिर भी आप किताब अपने पास रखते हैं तो उसको शायद आपको बेहतर समझ में आए। और एक चीज़ और जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए एक बार फिर से, यही फ़ायदा है इस वीडियो बनाने के पीछे, ये भी इसका फ़ायदा होता है कि आप जितने भी वीडियो पढ़ाए गए, जितने भी वीडियो मैंने आपको क्लास दिए हैं, वो सबको आप चाहें तो अभी से लेके एग्ज़ाम के टाइम तक जब भी चाहें दोबारा वीडियो देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। और एक बार जो पढ़ाई हो चुकी है उसको दोबारा से आप कोचिंग खुलने के पहले दोबारा देख लें, ताकि आपके दिमाग में सारी बातें फिर से बैठ जाए। तो अभी आ जाते हैं हम अक्षर ज्ञान कविता पे, जो कि अनामिका जी द्वारा लिखी गई है। तो पहले जीवनी जान लें, संक्षिप्त जीवनी है ये। 17 अगस्त 1961 ईस्वी को अनामिका जी का जन्म हुआ था। पिता श्याम नंदन किशोर, जो कि बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हिंदी विभाग के। उनके पिताजी श्याम नंदन किशोर, अनामिका के पिताजी श्याम नंदन किशोर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। अनामिका जी खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए से उन्होंने पीएचडी किया और अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापिका रही हैं। अब लेखन माध्यम कैसा रहा था अनामिका जी का? हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में उनकी कविताएं, सिर्फ कविताएं ही नहीं बल्कि कहानियां भी उन्होंने संकलित की हैं, और दोनों ही माध्यम में, चाहे वो हिंदी हो और इंग्लिश। तो अनामिका जी का लिखने का माध्यम कैसा रहा था? हिंदी और इंग्लिश दोनों, बिलिंगुअल दोनों है, चाहे वो कविताएं हो या कहानियां हो, दोनों। फिर देखेंगे कुछ रचनाएं हैं उनकी, ध्यान रखेंगे इसको। काव्य संकलन है, गलत पते की चिट्ठी अनामिका जी द्वारा, बीजाक्षर अनामिका, अनुष्ठुप अनामिका। तो ऐसे आपको याद रखना होगा, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठुप, यह है काव्य संकलन। फिर आ जाते हैं आलोचना भी है। पोस्ट एलियट पोएट्री उन्होंने आलोचना लिखी है। और स्त्रीत्व का मानचित्र में उन्होंने स्त्री जाति कैसे इस समाज में रह रही है, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या क्या उनके साथ अच्छा किया जा रहा है, वो सारी बातें उन्होंने इसमें बताया। संपादन है कहती है औरतें, संपादन में उन्होंने किया है कहती हैं औरतें नाम से। तो कहती हैं औरतें अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका। फिर आप देखेंगे ऊपर गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठुप अनामिका। अब उन्हें कुछ पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है अनामिका जी को, वो भी हम देख लें। तो वो है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, गिरितुराज साहित्यकार सम्मान पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। तो ध्यान में रखेंगे इन सारी चीज़ों को, एक बार पुनः देखेंगे, किताब भी आप लोगों के पास होगा ही। अब ये अक्षर ज्ञान जो कविता अभी हम पढ़ेंगे उसको एक बहुप्रचलित और प्रतिष्ठित और चर्चित एक काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसका नाम है कवि ने कहा। उससे अक्षर ज्ञान लिया गया है। तो अक्षर ज्ञान अनामिका जी द्वारा लिखी गई है, उसको
पढ़ाने से पहले मैं ये बताता चलूं कि अक्षर ज्ञान में अनामिका जी ने क्या कहने की कोशिश की है, क्या संदेश दिया उन्होंने। तो वैसे इस कविता को पढ़ेंगे तो एक बच्चे जब शिशु जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उस वक्त जब उसको पढ़ाने की प्रक्रिया होती है तो वो कैसी होती है, बिल्कुल कौतिकपूर्ण होती है, बिल्कुल मजाकिया भी लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, चिढ़ आता है, हंसी भी आती है। तो इन्होंने इस कविता में तो उन्होंने बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में बताया है ना। लेकिन उसके साथ ही समाज सृष्टि की जो विकास कथा है उसको भी इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है। जो दूसरा पक्ष इसमें छिपा हुआ है वो मैं बता दूं आपको कि मानव भी सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे जब जन्म लेते हैं कहा जाता है कि बच्चे गर्भावस्था के दौरान से ही उनके दिमाग की प्रगति चालू रहती है ना। वो हमेशा कुछ ना कुछ वहीं से सीखना शुरू करता है और इंसान मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है अपने जीवन में। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बच्चों के बारे में लिखा, कैसे कैसे वो सीखते हैं, शुरुआत कैसी होती है, लेकिन उसके साथ उन्होंने उस पर भी प्रकाश डाला है कि मानव अपने जीवन में कैसे असफलता से धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और कहीं लड़खड़ाता है, डगमगाता है, हतोत्साहित होता है, बाधाएं आती हैं, उससे जूझते हुए भी वो सफलता को प्राप्त कर जाता है और उससे बहुत खुशी होती है उस वक्त। कई लोग होते हैं डर के भागते भी हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं है, नेगेटिविटी की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं अक्षर ज्ञान, जो कि अनामिका जी द्वारा कवि ने कहा चर्चित काव्य से लिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। चौकठे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। चौकठे का मतलब होता है स्लेट। यहाँ पे मैं लिख दूं स्लेट। स्लेट जो चौकठा होता है, चौकठे में नहीं अटता बेटे का बेटा जब शुरू करता है, लिखना शुरू करता है तो क्या होता है कि जब लिखता है तो कभी किसी तरह से लिख देगा, कभी किसी तरह से लिख देता है, कभी बच्चे ऐसे लिख देते हैं, घुमा फिरा के लिख देते हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे बहुत अजीब अजीब तरह से लिखते हैं। उसी को माँ सिखाने का प्रयास कर रही है इस कविता में जो बताया गया है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि माँ ही किसी भी शिशु के लिए पहली शिक्षिका होती है, पहला विद्यालय घर होता है और पहली जो शिक्षिका होती है, शिक्षिका ही कह लें, वो माँ ही होती है। माँ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए उसकी शुरुआत करती है। तो कैसे कैसे करती है वो देखेंगे। तो क्या लिखता है तो बच्चा उसमें उसके चौथे में का बढ़िया से नहीं आ पाता, पूरा लिखवाते हैं, माँ पूरा लिखवाती है, इधर उधर टेढ़ा वगैरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि कबूतर क से बोलते हैं, एक क्या कह सकते हैं कि एक प्रतीक दे दिया गया कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, है ना। तो ऐसे करके बता दिया जाता है जिससे कि उस बच्चे को अक्षर ज्ञान को सीखने में कुछ रोचकता आ जाए, जिससे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, बोझ ना लगे। तो वही कबूतर है ना, क से कबूतर, तो कबूतर है वो, तो फुदक जाता है इधर उधर, पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में। जो ख से खरगोश कहा जाता है, तो ख जो है वो खरगोश की तरह क्या होता है, इधर से उधर बेचैनी में फुदकता रहता है, इधर उधर घूम जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत चंचल पशु है वो खरगोश। तो उसके बारे में कहते हैं कि वो इधर से उधर बेचैन हो जाता है। स्लेट में बच्चे को आता नहीं है, माँ बताती है वैसे लिखो, जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो वो आता नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं, और वही चीज है यहाँ पे, मानव को अगर लेके चलते हैं तब इसको मैं बाद में डिफाइन कर दूं, फिलहाल इस बात को समझ लें। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। जब क और ख के बाद ग की बारी आती है तो बच्चा सही से जो ग लिखा जाता है उसको ढंग से नहीं लिख पाता। वो चाहे तो ऐसे लिख दे, चाहे तो ऐसे लिख दे, चाहे तो हो सकता है ऐसे लिख दे, किसी प्रकार से वो लिख सकता है, ढंग से वो लिख नहीं पाता, तो गमला टूट सा चला जाता है।
अब इसको मानव, मैं फिर से इसको बता दूं, थोड़ा मानव पे भी लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को फिर से, कि जिस तरह से बच्चे का लिखने की शुरुआत करते हैं तो का जो है कबूतर की तरह इधर से फुदक जाता है, उसी तरह से मानव किसी भी सफलता को जब पाने की शुरुआत करता है, किसी भी क्षेत्र में जाने की शुरुआत करता है, उसके परीक्षा की घड़ी आती है, जब वो सीखना शुरू करता है तो क्या होता है कि उसका भी मन जो है चंचलता की तरह इधर से उधर फुदकता रहता है, ये काम करे वो काम करे, कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन वो इस बात का निर्णय नहीं ले पाता कि मुझे करना क्या है, किस क्षेत्र में जाना है, किस विषय को पढ़ना है, क्या करना है, ये समझ नहीं पाता। और जो खालिस बेचैनी है, बेचैनी में वो रहता है कि इस चीज़ को मैंने पकड़ लिया तो फिर कुछ ना कुछ से हर इंसान के अंदर कुछ ये सपना होता है कि मैं ये करूं वो करूं, तो बेचैन रहता है कि मैं क्या करूं। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, यहाँ पर तो बच्चे के बारे में कहा गया कि ग जैसे तैसे वो लिख देता है, लेकिन अब मानव जो सृष्टि विकास की कथा जो लिखी गई है मानव के द्वारा, मानव के लिए कह रहे हैं कि मानव क्या होता है, जब किसी चीज़ को किसी काम को करने की शुरुआत करता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, सफलता नहीं मिलती है तो टूटता भी चला जाता है, सही दिशा में वो ना जाए, बेचैनी में जब सही दिशा नहीं पकड़ पाता है तो वो क्या होता है, थोड़ा टूटता चला जाता है ग की तरफ, घड़े सा लुढ़कता उसका ग। यहाँ पे शिशु जब घ लिखता है तो सीधा घ ना लिख के, वो सीधा घ ना लिख के हो सकता है ऐसे लिख दे, हो सकता है ऐसे लिख दे, किसी तरह से वो लिख सकता है, तो लुढ़क जाता है इधर उधर। और वही अगर मानव पे इस बात को ले चले तो मानव जो गमले की तरह टूट जाता है तो इधर उधर लुढ़क जाता है, बिखर जाता है, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है। अंगा, अड़ा कह लें, अड़ा पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सरता अंगा। इसको समझेंगे कि जब क से कबूतर वो उधर इधर फुदक जाता है, धीरे धीरे लिखने की कोशिश करता है, वो सफलता प्राप्त करता है। ख खरगोश की तरह बेचैनी में रहता है, वो भी सही नहीं लिख पाता, धीरे धीरे प्रयासरत रहता है और वो लिखता है। ग जो है गमले की तरह टूटता रहता है, इधर उधर हो जाता है। घ भी घड़े की तरह लुढ़क जाता है। लेकिन इन 4 अक्षरों के बाद एक पंक्ति में, एक वर्ग में, क वर्ग में जब 5वें विद्यार्थी की बात आती है जो कि अड़ा है, अंग है, उसकी जब चर्चा होती है तो वहां तक आते आते वो दम तोड़ चुका होता है, क्योंकि पहले वो काफी प्रयासरत रहता है, क ख ग घ को लिखते रहते काफी परेशान हो जाता है, तो अड़ा जब लिखने की बारी आती है तो वो उसे परेशान हो जाता है, वो नहीं लिख पाता। और इसी तरह मानव भी धीरे धीरे शुरुआत किसी चीज को सोचता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, धीरे धीरे बेचैनी में रहता है, किस रास्ता, कौन सा रास्ता सही रहेगा, किसको पकड़ा जाए। धीरे धीरे वो टूटता भी चला जाता है, कोई समझाने वाला नहीं रहा तो बिखर जाता है वो। लेकिन जब अड़ा की बात आती है, यानी जब उस मुकाम तक पहुंचने की बारी आती है, तब किसी तरह डगमगाते डगमगाते वो वहां तक पहुंचता तो जरूर है, सफलता की सीढ़ी तक तो पहुंचता जरूर है, लेकिन सफलता को चूम नहीं पाता, सफलता को छू नहीं पाता। क्यों? तो वहां के थमक जाता है, उसको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, है ना। असफलता ही सफलता की जननी है, याद रखिएगा। तो समझता है कि अड़ा जो अंग है वो मैं नहीं लिख पाऊंगा, अब मुझसे नहीं होगा। और इंसान भी सोचता है कि ये पीछे वाली बात भूल जाता है कि मैंने काफ़ी मेहनत की है, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, उन सब चीज़ों को भूल जाता है। अब यहाँ पे सोच के आके ये सोचना शुरू कर देता है, लगता है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, सफलता नहीं मिल पाएगी। तो वही बच्चा कहता है, उससे नहीं समझ पाता, अड़ा के डा को वह समझता है माँ। अब जो माँ क्या है, समझाने की कोशिश करती है बच्चे को, किशोर को, शिशु को, कि अड़ा को पहले कैसे लिखो, वो समझाने की कोशिश कर रही है। ये माँ क ख ग घ तक तो बता देती है, लड़का लिखना भी शुरू करता है किसी तरह से। अब अंगा की बारी आती है तो माँ समझाती है पहले ड लिखो, है ना। ड को तुम उसको माँ समझो, जब ड तुम लिख रहे हो पहले ड लिखने की शुरुआत करो और उसको तुम माँ समझो। और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। माँ कहती है कि ड लिखने के बाद समझ लो कि ये उसके माँ के गोद में बैठा एक बेटा है। और वो शिशु वो इसलिए समझाया जाता है कि लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए और बच्चा को कुछ लगे कि हाँ कुछ मुझे अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, कहने का मतलब कुछ मनोरंजक चीज़ें बताई जा रही है, हो सकता है उससे लड़का लिखने के लिए शुरुआत करे। जैसे कि मानव को भी सफलता के सफलता को छू सीढ़ी पर तो चढ़ जाता है, लेकिन सफलता को छूने वक्त काफ़ी लोग सलाह देते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, काफ़ी पॉजिटिविटी वाली बात लोग करते हैं ताकि वो सफलता से पीछे ना भागे, उसको छू ले। तो बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बिंदु है समझ लो उसका बेटा बैठा है,
माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर ये छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। तो अब इधर देख लें कि माँ बेटे जो है अंत में जब अंगा लिखने की बारी आती है, काफी समझाते हैं बच्चे को, लिखना शुरू भी करता है तो बच्चा लिख नहीं पाता, बेचैन हो जाता है, उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। माँ भी बेचैन हो जाती है कि मेरा बच्चा यहाँ तक सीख गया, अब इस शब्द को, इस अक्षर को लिखना नहीं जान रहा, अब मैं इसे कैसे सिखाऊं। माँ भी बेचैन हो जाती है कि अब सिखाने की कौन सी प्रक्रिया है जो मैं इसे सिखाऊं। तो उसके दोनों के आंख में आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसू, ये पहली विफलता है सिर्फ क वर्ग की। इंसान के अंदर भी यही है कि ये पहली विफलता हो सकता है वहाँ पहुँचे और एग्जाम को फेस करे और वहाँ पास ना हो, या किसी भी क्षेत्र में जा रहा हो वहाँ जाके विफल हो जाए, असफलता हाथ लगे तो क्या करना छोड़ देगा? नहीं, वहाँ पे आंसू छलकते हैं दोनों के कि मैं विफल हो गया। है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा, सृष्टि की, संसार की जो विकास कथा की यही प्रथमाक्षर है कि असफलता ही सफलता की जननी है। असफलता से सफलता को छुआ जा सकता है। अब यहाँ पे हम असफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी में असफल होंगे। एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है असफल हो जाए, चौथी बार तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। तो इसीलिए दोनों बातों को अनामिका जी ने मिला के कहने की कोशिश की है कि चाहे वो बच्चा हो जो बचपन से सिखाते रहने की कोशिश कर रही है, माँ अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही है ना, तो क ख ग घ अंगा तक लिखता है, क ख ग घ तक लिखता है और यह अंगा की बारी आती है तो दोनों ही दम तोड़ देते हैं, बच्चे भी और साथ में माँ भी बेचैन हो जाती है कि कौन सी प्रक्रिया सिखाई जाए जो बच्चा इस चीज़ को सीख जाए। और वहाँ पे आंसू भी छलकते। मानव जीवन में भी यही होता है कि बहुत सोचते हैं कि पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस कार्य क्षेत्र को पकड़ूं, वहाँ पे कुछ लोग, मैं भटकता भी रहा, टूट भी गया, घड़े की तरह लुढ़क भी गया, फिर धीरे धीरे करते करते मैं वहाँ तक पहुँचा, सफलता की सीढ़ी को मैंने छूने की कोशिश की है। अब यहाँ पे मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, सफलता को छू नहीं पा रहा हूँ। तो अब आंसू भी छलकते हैं, मन में ये भी लगता है कि पता नहीं क्या दिमाग में आया कि इस क्षेत्र को मैंने पकड़ा, कोई दूसरा काम पकड़ लेता, ये वो। लेकिन वो प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर है, वो प्रथम सीढ़ी है सृष्टि का विकास कथा की। अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे और भी मेहनत करेंगे तो सफलता अंततः मिलेगी। यही चीज़ यहाँ पे अनामिका जी ने अपने अक्षर ज्ञान कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर को आप, मुझे उम्मीद है कि आपने बढ़िया से समझा होगा, और एक बार समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और जहाँ तक संभव हो तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक भी पहुँचाएँ जो अभी तक वंचित रहे हैं, जिनके पास मोबाइल ना हो तो आप मदद करें। मोबाइल है तो इस चैनल को, चीकू एजुकेशन सेंटर के चैनल को अगर वो सब्सक्राइब ना कर पाए हों तो सब्सक्राइब करवा दें, और उन्हें किन्हीं और अभिभावकों से भी मैं आशा करता हूं कि वो भी अपने बच्चे को इस वीडियो को दिखाएं ताकि वो समझ में आए। और उन सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि सिर्फ इसी कोचिंग के बच्चों के लिए नहीं है ये, जो भी आपके आसपास के लोग हों, कहीं किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आप किन्हीं को दिखा सकते हैं। ये पढ़ाई है, पढ़ाई आप ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश तो यहाँ तक थी कि आप लोगों को इस लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई की जाए, आपको आपकी पढ़ाई रुके ना, इस वजह से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये काव्यखंड आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।